पहले हमने इकोनॉमी को समझा, फिर मैंने इंडस्ट्री को समझाया, अभी हम आ जाते हैं कंपनी एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, फाइनली हम लोग कंपनी की तरफ आ रहे हैं, जिस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी एनालिसिस में आपको क्या क्या चीज देखने की जरूरत है? पहले हो गई आपकी कंपनी, जो कंपनी है उसका जो मार्केट शेयर है। जैसे हम लोग उस दिन देख रहे थे कि कंपनी का जो एंटायर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल, उसका कितना कंट्रीब्यूशन प्रोमोटर का है, कितना कंट्रीब्यूशन प्रेफरेंस है, कितना इक्विटी कैपिटल है, या उसका एंटायर मार्केट शेयर का ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड में ओवरऑल हम ट्रेंड को देखते हैं, कोई स्पेसिफिक शेयर्स के ट्रेंड को देखते हैं कि वो क्या पैटर्न लेके चल रहा है। हमने देखा है ना ट्रेंड में कि वो इस तरीके से पैटर्न लेके चल रहा है, कोई ऐसा ही चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, कोई चल रहा है ऐसे ऐसे, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है। तो अब आप ये फ्लक्चुएशन वाले शेयर में जाओगे तो आपको डेफिनेटली एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, आपको जो कैपिटल है वो ब्लॉक करके रखना होगा या उसके लिए रखना होगा। क्योंकि अगर आप रखते हो, मतलब इवन इफ यू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो 6 महीना हुआ या साल भर हुआ, तो आप देख रहे हो ये पॉइंट पे अचानक से आ गया तो आपने सेल करके निकल गए फिर फॉर द इन्वेस्टर। लेकिन इस पॉइंट तक या यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है मार्केट नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट में होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। तो जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न, वी ऑल नो दिस, बट उसमें आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए उसको होल्ड करके प्रॉफिट को गेन करने की। और अगर आप इस टाइप का ट्रेंड में जा रहे हो जहां पे आपके जो कंपनी का शेयर है वो ऐसे ही मूव कर रहा है, टिक 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 टिक, उसका एकदम कंटिन्यू पैटर्न ऐसा है, तो इट विल गिव यू अ वेरी नॉर्मल एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जो मार्केट रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी आप मार्केट शेयर, जो भी कंपनी के मार्केट शेयर है, उसका हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है। देन यू डिस्कस अबाउट द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी मैंने वीडियो शेयर किया है तुमसे कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में, उस कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर, उसकी जो प्राइसिंग है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अल्टीमेटली। देन द ब्रेक इवन एनालिसिस, कंपनी कैसे ऑपरेट करिए, कंपनी का टोटल। आप जब फाइनेंशियल्स देखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर। उनका ब्रेक इवन पॉइंट से वो कितना, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो लॉस नो गेन, मतलब वेयर योर टीआर इज इक्वल टू टीसी। तो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, ब्रेक इवन से कितना ऊपर ऑपरेट कर रही है, कितना नीचे ऑपरेट कर रही है। कुछ कुछ कंपनी है जो बीईपी के नीचे ऑपरेट कर रही है या बीईपी में चल रही है, तो वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगी। बीईपी से कितना ऊपर है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आप देखो, दो एस्पेक्ट है, एक इंडस्ट्री के फाइनेंशियल्स को समझना, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना, और दूसरा एस्पेक्ट में ये आप जिस कंपनी में लगा रहे हो उसके बीईपी को समझना, और एक एज एन इन्वेस्टर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कि मैं किस लेवल में, दोनों चीज को समझना है ना। जब हम कंपनी एनालिसिस कर रहे तो सिर्फ मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचूंगी, अपने हालत को भी तो देखना है ना। एंड एनालिसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ एसेट्स, ऑपरेटिंग एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी थ्रू रेशियो एनालिसिस। अपना बहुत सारे रेशियोज होते हैं एक कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, समझने के लिए कि उनके जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, सपोज कंपनी में जो कैपिटल, अभी जैसे एसेट मोनेटाइजेशन की बात हो रही थी, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या आरओआई जनरेट कर रहे हैं। आरओआई से हमें समझ में आएगा वर्किंग एफिशिएंसी कैसी है उस कंपनी की। अल्टीमेटली अभी वर्किंग एफिशिएंसी को समझने के लिए या आरओआई को समझने के लिए देयर डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज। लाइक हम लोग एक सेल्स टर्नओवर रेशियो देखते हैं, कॉस्ट टू सेल्स रेशियो देखते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर, मतलब बहुत सारे रेशियोज हैं जो आपको डिफरेंट चीजों को समझाएगा। देखो, एक कंपनी, उसकी ब्रांड भी अच्छी होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे होने चाहिए, उसकी लिक्विडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका लॉन्ग टर्म रेपुटेशन कैसा है। अल्टीमेटली बहुत सारे एस्पेक्ट है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझने के लिए दे आर डिफरेंट रेशियो। इस वजह से रेशियो एनालिसिस को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, समझना पड़ेगा। लेवरेज एंड कवरेज रेशियो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट आपका, लेवरेज एंड कवरेज रेशियो एनालिसिस, इसका मैं अलग से क्लास दूंगी, लेवरेज एंड कवरेज रेशियो का। ठीक है, मतलब कंपनी के अपने कितने, लेवरेज मतलब ही आप एडवांटेज कितना उठा रहे हो, आपके अपने कितने पैसे हैं, आप मार्केट से कितने पैसे ले रहे हो, वो होता है लेवरेज। देन फंड फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस में क्या होता है कि अल्टीमेटली जो फंड आ रहा है आपके पास, फंड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस में। आप देख लो जैसे कॉस्ट ऑफ जो फंड है वो कितना है, तो देर आर मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर। ओके, then the profitability analysis, a trend analysis of book value per share,
बुक वैल्यू कितना है, क्योंकि हमारे जितने भी रेशियो निकलेंगे ना वो बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सारे चीज, इंट्रिंसिक वैल्यू, सो मैंने पी रेशियो हमने देखा था ना, पी रेशियो वगैरह, तो यही सबसे ये सारी चीजें हमको समझने को मिलेंगी। तो हमें ये बुक वैल्यू पर शेयर देखना है, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड कैसा चल रहा है, एंड एनालिसिस ऑफ ग्रोथ इन डिविडेंड पर शेयर एंड रिटेंशन पॉलिसी, कंपनी डिविडेंड किस तरीके से दे रही है या कंपनी रिटेन कितना कर रही है। नॉर्मली क्या होता है, कंपनी ने अगर 100 रुपए कमाए, 100 रुपए से कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो बचा वो रिटेन किया। तो कंपनी हो सकता है एकदम 100% डिविडेंड पे काम कर रही है, रिटेंशन नहीं कर रही है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ये भी सोच सकता है कि कंपनी अगर रिटेंशन ही नहीं कर रही है तो फर्दर क्या एक्सपैंड करेगी, ठीक है। या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो सोच रहे हैं चलो मुझे डिविडेंड ज्यादा एंजॉय करना है, लॉन्ग टर्म में मुझे सोचना नहीं, कंपनी क्या कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ कंपनी है जो 50 रुपए डिविडेंड देगी, 50 रुपए रिटेन करेगी। तो जो मिड टर्म इन्वेस्टर हैं या इवन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जो देख रहे हैं कि कंपनी कुछ पैसे डिविडेंड में डिक्लेयर करे, कुछ पैसे रिटेन करे। तो इट डिपेंड्स, नॉर्मली कभी भी 100% डिविडेंड पे आउट नहीं होता है नॉर्मल कोई कंपनी का, वो 50-50 या 80-20 इस तरीके का होता है। एस्टिमेशन ऑफ डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड कितना दे रहे हैं उन लोग, क्या परसेंट ऑफ डिविडेंड उन लोग दे रहे हैं। एस्टिमेशन ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल एंड असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एसेट, कंपनी का एसेट कैसा है वो हमको देखना है। जैसे एसेट जो है वो एनपीए है, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉर्मली सारे सरकारी बैंक्स का क्या हुआ, एनपीए ज्यादा था, तो उनको इसलिए तो उनको कन्वर्ट किया गया सबको प्राइवेट वगैरह में। तो क्वालिटी ऑफ एसेट मैटर करती है कि भाई आरओआई जनरेट करेगी या नहीं करेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इतने पैसे ब्लॉक है। असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसा है, बोर्ड्स में किस तरीके के लोग हैं, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है मैनेजमेंट में, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोग टाटा, टाटा के नाम से ही हम लोग रेस्पेक्ट एक मन में जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ रतन टाटा जी, कि ये एक ऑटोमेटिकली है। अंबानी जी, तो मुकेश अंबानी के नाम पे हम लोग समझते हैं ही इज बिजनेस चाणक्य। तो अल्टीमेटली हम लोग को पता है एक कंपनी के बोर्ड में कौन है सीनियर मैनेजमेंट पे, वो रेपुटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है जब हम एक कंपनी को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आ जा रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में, कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ये टर्म हमने बहुत बार समझा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू बोल के कुछ है ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत बार हमने समझा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब, मैं सीधे से भाषा में अगर मैं बोलूं कि द वैल्यू विच इज जस्टिफाइड बाय द फैक्ट्स, वैल्यू विच इज जस्टिफाइड, मैं जस्टिफाइड बोल रही हूँ, मतलब एक चीज की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी स्टॉक की बोलो, एसेट की बोलो, कोई भी चीज की, द वैल्यू विच इज जस्टिफाइड, उसकी जो वैल्यू है, मैं फेयर वैल्यू बोलूं, ओरिजिनल वैल्यू बोलूं या जस्टिफाइड। अभी जस्टिफाइड किस चीजों से होगा, बाय द फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब क्या फैक्ट, फैक्ट कुड बी द कंपनीज एसेट्स, कंपनी की एसेट्स हो सकती हैं, देन अर्निंग्स, डिविडेंड्स हो सकता है, कंपनी की डिविडेंड्स ले लो, डेफिनेट प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है, कंपनी के लिए फर्दर जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। देन दी मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी मैंने बताया कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो हो गया। तो ये जो है मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपके एंटायर जो फंडामेंटल एनालिस्ट लोग का जो काम होता है ना, वो मेन पूरी तरह से घूमता है सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू को लेकर। मतलब पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू ही मेन टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस का, ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिस्ट जो है ना, दे कैलकुलेट अ रेंज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब उन लोग का मानना है कि एक स्टॉक जो रहेगा वो नॉर्मली मिसप्राइस्ड हो सकता है, ठीक है। मिसप्राइस मतलब आइदर वो ओवर प्राइस होगा या अंडर प्राइस होगा, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। नाउ मिसप्राइस्ड कब बोलेंगे हम, इफ इट्स करेंट प्राइस फॉल्स आउटसाइड दिस रेंज। नॉर्मली हम लोग एक स्टॉक को मिसप्राइस बोलेंगे, देखो एक स्टॉक जो होता है, सपोज 100 रुपए का चीज है, इसका दाम आज डिजिक्विलिब्रियम है, इसलिए मार्केट में या तो 150 रुपये बता रहा है, इतना नहीं होगा 120 तक मैं ले जाती हूँ, चलो 150 बता रहा है, या तो मैं इसको इसके दाम को रख रही हूँ सपोज 60। ये एक रेंज, लेट अस टेक दिस एन एग्जांपल कि ये एक रेंज इन्होंने कैलकुलेट किया। अब इस रेंज के बाहर अगर कोई चीज का प्राइस चला जा रहा है, एक हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस आपने रखा, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस के रेंज के बाहर भी अगर चला जा रहा है तो उसको हम लोग उस स्टॉक को मिस प्राइस्ड बोलते हैं,
ठीक है। नॉर्मली हम लोग का जो ट्रेडिशनल जो रूल है ना इन्वेस्टमेंट का, वो इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। नॉर्मली जो भी इन्वेस्टर लोग हैं उन लोग क्या देखते थे कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और मार्केट प्राइस क्या है, ये दोनों को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट किया जाता था। नॉर्मली जो मार्केट प्राइस होती थी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ज्यादा है या कम है, दिस इज ड्यू टू अ टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम इन द मार्केट। एक टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम का वीडियो मैंने शेयर किया, देखना एक बार, तो डिटेल्स में अच्छे समझ में आएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वेयर योर क्यूडी इज इक्वल्स टू क्यूएस, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है इकोनॉमी में एक बैलेंस। बट इकोनॉमी में जब आपका एक बैलेंस नहीं होगा तो, लेकिन वो जो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो डिसबैलेंस वाला पोजीशन, वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता, थोड़े टाइम के लिए मिलता है। जो जो डिसइक्विलिब्रियम में भी रहता है, अगर 100 रुपए में मैंने खरीदा, 80 रुपए का शेयर मैंने 100 रुपए में खरीद लिया, तो क्या होगा, मैं नुकसान में पड़ जाऊंगी। चीज तो 80 रुपए की है, मैंने 100, अभी मार्केट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, मैंने 100 में खरीद लिया, तो ये तो डिसइक्विलिब्रियम में था, ओवर प्राइस था, तो ये तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में जब आएगा तो 80 के लगभग ही आएगा। रैदर अगर मैं सेल कर देती, अगर डिसइक्विलिब्रियम को मैंने समझा और मैंने 100 रुपए में सेल कर दिया, तो मैं 80 में खरीद सकती हूँ। बट हाँ, फॉर न्यू इन्वेस्टर्स और इवन अनएक्सपीरियंस जो है, उन लोग को शॉर्ट करना इज वेरी रिस्की, तो इसलिए बाबा खरीदते बेचते वक्त बेचने वाला कॉन्सेप्ट तो संभल के काम करना बाबा, मैं बहुत डरती हूँ उससे एकदम। जो स्पेसिफिकली जो बहुत एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं उन लोग इस पे काम करते हैं, शॉर्ट करके करना। मैं देखी हूँ बहुत जन को अपने वहाँ पर ऑफिस में। चलो, मतलब हम लोग का अपना था ना स्टॉक ब्रोकिंग का ये। हाँ। अच्छा, शेयर का एग्जैक्ट प्राइस कितना है ये पता चल जाएगा गूगल से ही ना? गूगल से तो पता मोटा मोटी एक आइडिया लगेगा,